अस्सलाम वालेकुम, माई सेल्फ हस्सान आदिल, आई एम फ्रॉम रक्षंदा पब्लिक सेकेंडरी स्कूल, नॉर्थ कराची कैंपस। आज जो हमारा लेक्चर है वो है क्लास 8 के लिए सोशल स्टडीज़ का, जिसका नाम है हमारे पास इकोसिस्टम ऑफ द वर्ल्ड, कि दुनिया का इकोसिस्टम क्या होता है। लेकिन सबसे पहले तो हमें ये क्लियर होना चाहिए कि इकोसिस्टम क्या होता है। देखें, सबसे पहले हम ये बात करते हैं इको का मतलब होता है एनवायरनमेंट। ये बेसिकली एक साइंटिफिक टर्म है। इसका मतलब होता है, इको का मतलब एनवायरनमेंट यानी हमारा माहौल। इकोलॉजी का मतलब क्या होगा? इको का मतलब हो गया वही माहौल, और लॉजी का मतलब क्या होता है? स्टडी। तो यानी स्टडी अबाउट एनवायरनमेंट यानी माहौल के बारे में पढ़ना, वो क्या कहलाएगा? इकोलॉजी। और जो लोग पढ़ते हैं तो उनको हम क्या बोलेंगे? इकोलॉजिस्ट। जो लोग पढ़ रहे होते हैं उनको इकोलॉजिस्ट बोलेंगे। एंड देन हमारे पास है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या होता है? देखिए, आप ये बात जानते हैं कि दुनिया के अंदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, यानी लिविंग थिंग्स रहती हैं, जैसे कि प्लांट्स है या एनिमल्स हैं। अब ये दुनिया के अंदर रह रहे हैं, अब इनका नॉन लिविंग के साथ इंटरेक्शन लाजमी होता है। नॉन लिविंग क्या हो सकता है हमारे पास? एयर, वाटर, क्लाइमेट, सीजनल वेरिएशन, इन सब से हमारा कोई ना कोई इंटरेक्शन मौजूद ज़रूर है। फॉर एग्जांपल, अगर हमें सांस लेने के लिए हवा की ज़रूरत है, ऑक्सीजन की, नहीं मिले तो नहीं जिंदा रह सकते। पानी की ज़रूरत है, पानी नहीं मिले तो सर्वाइव नहीं कर सकते। इट्स मीन सम व्हाट कि हमें अपने लाइफ को सर्वाइव करने के लिए नॉन लिविंग के साथ इंटरेक्शन करना ज़रूरी है। अब पानी, हवा, ये सब चीज़ें लिविंग थिंग नहीं है, ये नॉन लिविंग है। तो लिविंग थिंग का नॉन लिविंग के साथ इंटरेक्शन करना, तो याद रखिएगा, इसी को हम क्या कहते हैं? इकोसिस्टम। यानी लिविंग थिंग का इंटरेक्ट करना किसके साथ? नॉन लिविंग के साथ। तो इसी को हम क्या कहेंगे कि वो हमारा क्या है? इकोसिस्टम है। अब पूरी दुनिया का एक कोई ना कोई इकोसिस्टम बना हुआ है। अब सेकेंड एक हमारे पास एक और हेडिंग है, दैट इज बायोम्स। बायोम्स क्या होता है कि पूरी दुनिया के अंदर आप देखें, अगर मैं अर्थ की बात करूं तो अर्थ के ऊपर डिफरेंट एरियाज हैं। अब डिफरेंट एरियाज का क्लाइमेट भी डिफरेंट होता है, और कहीं का क्लाइमेट डिफरेंट होगा तो वहाँ पे सर्वाइव करने वाली लाइफ भी डिफरेंट होगी। क्या एग्जांपल है? फॉर एग्जांपल, अगर आप जंगलात में जाएं तो जंगलात का टेम्परेचर, वहाँ का माहौल बिल्कुल अलग होगा, और वहाँ पे हमारी लाइफ सर्वाइव नहीं कर सकती। वहाँ पे जिस तरह के जानवर या जिस तरह के प्लांट रह सकते हैं वही। तो कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो पानी की तरफ पाए जाते हैं, जो वहीं सर्वाइव कर सकते हैं। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो खुश्क जगहों पर पाए जाते हैं, जो वहीं सर्वाइव कर सकते हैं। कुछ लाइफ ऐसी हैं जो कहीं पाई जाती हैं, कुछ लाइफ ऐसी हैं जो कहीं एरियाज में पाई जाती हैं। तो उनके लिए पर्टिकुलर एरिया होता है कि जहां पे वो अपने लाइफ को सर्वाइव कर सकते हैं। तो याद रखिएगा कि बायोम्स क्या होता है कि जहां पे डिफरेंट क्लाइमेट और डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, और अपने मतलब एरियाज के हिसाब से, अपने क्लाइमेट रीजन के हिसाब से, तो उन्हीं को हम क्या कहते हैं? बायोम्स। तो इसीलिए हमने यहाँ पे एक हमारे चैप्टर का नाम है इकोसिस्टम ऑफ द वर्ल्ड, कि पूरी दुनिया का क्या इकोसिस्टम है, पूरे अर्थ, यानी मैं अर्थ की बात कर रहा हूँ, हमारे प्लेनेट अर्थ की बात कर रहा हूँ। तो अर्थ पे किस तरह से जो है पूरी दुनिया सर्वाइव कर रही है, किस तरह के जानवर और किस तरह के प्लांट्स किस जगह पर पाए जाते हैं, कौन सा एरिया कैसा है, कहाँ पे किस तरह की लाइफ सर्वाइव कर सकती है, तो वो हमारे सामने डिस्कस करना है। अब हमारे पास कुछ मेजर बायोम्स है जो हमारी किताब में भी डिस्कस किए गए। ये मैंने इसके यहाँ पे नेम्स वगैरह मेंशन कर दिए ताकि समझने में आसानी हो। आपने किताब से जरूर पढ़ना है ताकि आपको क्लियरली समझ में आए। देखिए, कुछ मेजर बायोम्स है, जिसमें सबसे पहले है हमारे पास फॉरेस्ट। अब फॉरेस्ट क्या होते हैं? फॉरेस्ट का मतलब होता है कि ऐसे एरियाज जहाँ पे ट्रीज और ट्रीज वगैरह ज़्यादा से ज़्यादा पाए जाएं, यानी कि जंगलात होते हैं, ग्रासलैंड्स होती हैं, और जहाँ पर वुड्स वगैरह, लकड़ी वगैरह ज़्यादा से ज़्यादा पाए जाते हैं, तो उन एरियाज़ को हम क्या कहते हैं? कि हमारे क्या है? फॉरेस्ट हैं। अब फॉरेस्ट के हवाले से हमारे पास 3 किस्म के फॉरेस्ट डिस्कस किए गए। पहला है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, दूसरा है टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट, और तीसरा है कॉनिफेरस फॉरेस्ट। अब सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट क्या होता है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट क्या होता है? अब देखिए, सबसे अर्थ को देखेंगे, मैंने अर्थ की एक रैंडम सी आपके सामने डायग्राम बनाई है, क्योंकि काफ़ी चीज़ें अर्थ से रिलेटेड करवाऊंगा मैं आपको। अर्थ को जो सेंटर पार्ट होता है, जैसे कि अर्थ है, अर्थ का जो सेंटर पार्ट होता है, अगर उसको 2 इक्वल हाफ में कट करूं तो जो सेंटर पार्ट होता है उसको हम कहते हैं इक्वेटर। क्या कहते हैं? इक्वेटर कहते हैं। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वो होते हैं जो इक्वेटर के करीब पाए जाते हैं, इक्वेटर के करीब पाए जा रहे होते हैं। तो उन तमाम किस्म के फॉरेस्ट को हम क्या बोलते हैं? वो हमारे कौन से फॉरेस्ट हैं? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैं। यहाँ पे सालाना 250 सेंटीमीटर बारिश होती है, तकरीबन 250 सेंटीमीटर सालाना बारिश होती है। ये एरियाज जो हैं वो वार्म और ह्यूमिड होते हैं। ह्यूमिड का मतलब होता है नम तर, और वार्म का मतलब होता है गर्माहट होती है इन एरियाज में, क्योंकि इक्वेटर के करीब है। तो इन एरियाज में जो है इन एरियाज के में अंदर जो है ज़्यादा जो आपको फॉरेस्ट पाए जाते हैं उनको हम कहते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, जो नियर द इक्वेटर पाए जाते हैं। सेकेंड है हमारे पास टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट। टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट क्या होता है कि ये पाए जाते हैं नॉर्थ
और साउथ पोल लैटिट्यूड के करीब, यानी देखिए ये नॉर्थ लैटिट्यूड है, ये साउथ लैटिट्यूड है। सर लैटिट्यूड क्या होता है कि अर्थ को वर्टिकली हाफ करना, ये वर्टिकली देखिए मैंने लाइन डाला और लैटिट्यूड भी लिख दिया। तो वर्टिकली जब हम अर्थ को हाफ करते हैं तो जो नॉर्थ और साउथ के एरियाज के करीब फॉरेस्ट पाए जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट। ये इन एरियाज के अंदर जो बारिश का मामला रहते हैं, जैसे कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के अंदर 250 सेंटीमीटर बारिश ईयरली होती है। इन एरियाज के अंदर जो बारिश होती है वो तकरीबन 75 सेंटीमीटर से लेके 250 सेंटीमीटर तक होती है। यानी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में तो फिक्स था कि 250 सेंटीमीटर होनी है सालाना, यहाँ पर जो एवरेज है वो है 75 सेंटीमीटर मिनिमम और मैक्सिमम 250 सेंटीमीटर रेन जो है वो ईयरली हो रही होती है। तो इस तरह के जो आपके फॉरेस्ट होते हैं टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट, वो नॉर्थ लैटिट्यूड और साउथ लैटिट्यूड के करीब पाए जाते हैं। द थर्ड वन वी हैव कॉनिफेरस फॉरेस्ट। कॉनिफेरस फॉरेस्ट कौन से फॉरेस्ट होते हैं? कॉनिफेरस फॉरेस्ट वो फॉरेस्ट होते हैं जो नॉर्थ लैटिट्यूड और साउथ टंड्रा की तरफ पाए जाते हैं। सर नॉर्थ लैटिट्यूड तो समझ में आ रहा है कि इस तरफ पे तरफ ये जो है आपके कॉनिफेरस फॉरेस्ट पाए जाएंगे, लेकिन सर ये साउथ टंड्रा क्या है? टंड्रा मतलब मैंने देखे लिखा हुआ भी है, अभी मैं आगे चल के आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि टंड्रा है क्या। तो जो फॉरेस्ट टंड्रा की तरफ भी पाए जा रहे होते हैं तो उनको साउथ टंड्रा की तरफ, ठीक है, तो उसको हम कौन से फॉरेस्ट कहते हैं? वो हमारे कॉनिफेरस फॉरेस्ट होते हैं। यहाँ पर भी जो ज़्यादा से ज़्यादा जो मौसम होता है कॉनिफेरस फॉरेस्ट की तरफ, क्योंकि ये इन एरियाज़ की तरफ पाए जा रहे हैं, तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा जो सीज़न होता है वो विंटर रहता है, यानी कि ठंडा रहता है। और यहाँ पे तकरीबन 6 से 10 महीने तक का जो मौसम है वो कोल्ड ही रहता है, यानी ठंडा रहता है। रेंज बताइए मैंने आपको 6 से 10 सेंटीमीटर की रेंज बताइए जहाँ पे जो मौसम है वो ठंडा ही रहेगा, यानी विंटर पाया जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको फॉरेस्ट और उसके 3 किस्म की जो टाइप्स डिस्कस की गई थी वो मैंने आपको क्लियर कर दी। तो फर्स्ट बायोम हमारा यहाँ पर कंप्लीटली क्लियर हो जाता है। देन सेकंड वी हैव ग्रासलैंड। सर ग्रासलैंड क्या होता है? ग्रासलैंड वो एरियाज होते हैं जहाँ पर लेस रेनफॉल होती है, यानी कि यहाँ पे कम बारिश होती है, बहुत ज़्यादा बारिश नहीं होती, तो इसी वजह से यहाँ पे ट्रीज जो होते हैं यानी दरख्त वो ज़्यादा सर्वाइव ग्रोथ नहीं कर पाते, यहाँ पे ट्रीज ज़्यादातर नहीं पाए जाते। सर यहाँ पे क्या पाया जाता है? ये एरियाज ऐसी ज़मीन होती हैं जहाँ पे ग्रास यानी कि जो आपकी घास होती है वो 3 से 6 फीट तक की जो घासें होती हैं वो यहाँ पर पाई जाती हैं, और यहाँ पर इसी तरह के एनिमल्स सर्वाइव करते हैं जो उन घास को खा पी के अपने लाइफ को सर्वाइव कर सकते हैं। तो उस तरह के एरियाज और श्रब्स वगैरह, श्रब्स क्या होते हैं? ये झंकारियाँ वगैरह जो होती हैं लकड़ी वगैरह पतली सी, तो वो भी इन एरियाज में ग्रासलैंड के एरियाज में पाई जाती हैं। अच्छा, अब हमारे पास 2 किस्म के ग्रासलैंड डिस्कस किए गए। द फर्स्ट वन वी हैव ट्रॉपिकल ग्रासलैंड एंड द सेकंड वन वी हैव टेम्परेट ग्रासलैंड। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड हमारे पास कौन सा ग्रासलैंड होता है कि जो जहाँ पर लेस रेनफॉल होती है, यानी कि कम से कम बारिश होती है, यहाँ पे इसी वजह से जो है वो आपके ट्रीज ग्रोथ नहीं कर पाते। देखिए ट्रीज को ग्रोथ करने के लिए पानी की ज़रूरत लाजिम है, क्योंकि पानी नहीं मिलेगा तो वो ग्रोथ नहीं कर सकते। अब इन एरियाज़ में कोई पानी देने वाले की तो कहानी नहीं होती है ना, तो वहाँ पे बारिश पे इन्हिसार होता है, तो यहाँ पे कम बारिश होती है, इसी वजह से यहाँ पे ट्रीज कम ग्रोथ करते हैं, लेकिन ग्रासलैंड ग्रोथ कर जाती हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं इस तरह के ग्रासलैंड? ये इक्वेटर के करीब पाए जाते हैं, यानी इक्वेटर के करीब जो ग्रासलैंड पाया जाएगा उस ग्रासलैंड को हम क्या बोलेंगे? ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। अच्छा जी, अब देखिए एक चीज मैं आपको और क्लियर करता चलूँ अर्थ के हवाले से। देखिए ये तो कंप्लीट एक अर्थ है, तो नॉर्थ की तरफ भी कुछ पर्टिकुलर मैंने एक देखें लाइन डाली है और एक साउथ की तरफ भी एक पर्टिकुलर लाइन डाली है। देखिए नॉर्थ की हम पूरे अर्थ पे इस तरह से अपनी लाइफ सर्वाइव नहीं करते, हम नॉर्थ के कुछ पर्टिकुलर हिस्से पे, और इक्वेटर से दूर होता है थोड़ा सा, देखिए इक्वेटर से दूर है, तो नॉर्थ के कुछ पर्टिकुलर हिस्से पे हमारी लाइफ सर्वाइव करती है। इसी तरह साउथ के भी कुछ पर्टिकुलर हिस्से पे हमारी लाइफ सर्वाइव करती है। तो जो नॉर्थ का पर्टिकुलर हिस्सा है जहाँ पे हमारी लाइफ सर्वाइव करती है, उस पर्टिकुलर हिस्से को या पर्टिकुलर एरिया को हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, नॉर्थ का पर्टिकुलर एरिया जहाँ पे हमारी लाइफ सर्वाइव करती है, एग्जिस्ट करती है, तो उस पर्टिकुलर एरिया को हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। जबकि साउथ की तरफ जो पर्टिकुलर एरिया पे हमारी लाइफ सर्वाइव करती है उसका नाम होता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये हमारे पास 2 टर्म्स आ गए जहाँ पे हमारी लाइफ सर्वाइव करती है। तो टेम्परेट ग्रासलैंड कौन से ग्रासलैंड होते हैं? जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की तरफ पाए जाते हैं, यानी कि ये वो ग्रासलैंड्स हो गए जो इन 2 पर्टिकुलर एरियाज की तरफ आपके पाए जा रहे हैं। यहाँ पर भी वही वाली कंडीशन है कि यहाँ पर भी बारिश
कम होती है, तो कम बारिश होने की वजह से यहाँ पर भी जो है वो आपके ट्रीज जो है वो ज़्यादा ग्रोथ नहीं कर पाते, तो इसीलिए हमारा यहाँ पर इसका नाम भी जो है वो ग्रास लैंड है। ऐसी ज़मीन, लैंड का मतलब ज़मीन भी होता है ना, जगह, तो ऐसी ज़मीन जहाँ पे ग्रास ही से रिच हो वो जगह पर्टिकुलर, लेकिन वहाँ ट्रीज़ वगैरह का ज़्यादा रुझान नहीं होता। तो ये पर्टिकुलर हमने ग्रास लैंड का टॉपिक भी कवर कर लिया, उसके दोनों टाइप्स भी डिस्कस कर लिए। तो फर्स्ट बायोम हमने फॉरेस्ट डिस्कस करा, उसके टाइप देखे, फिर सेकंड बायोम हमने ग्रास लैंड और उसके टाइप देख लिए। थर्ड बायोम हमारे पास कौन सा है, वो है हमारे पास डेजर्ट। डेजर्ट दुनिया का सबसे ड्राइएस्ट एरिया कंसिडर किया जाता है। ड्राइएस्ट एरिया का मतलब क्या होता है, सबसे खुश्क एरिया। तो ये वो एरिया होता है जहाँ पे सबसे ज़्यादा खुश्क एरिया होता है, यहाँ पे सालाना 25 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होती है। 25 यानी सालाना 25 सेंटीमीटर भी बारिश नहीं हो पाती। तो इसीलिए इन एरियाज़ में किसी किस्म का ट्रीज़ या ग्रासेस वगैरह, श्रब्स वगैरह, हर्ब्स कुछ भी नहीं पाए जाते। तो बस यहाँ पर ये खुले सहरा होते हैं, ये हॉट मतलब ड्राइस्ट और सबसे ज़्यादा हॉट होता है, यानी गर्म होता है। यहाँ का टेम्परेचर भी जो होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, यानी हर वक्त यहाँ पे गर्मी ही रहती है, ठीक है। तो याद रखिएगा उन एरियाज़ को जहाँ पे पर्टिकुलर वो एरियाज़ जो सहरा, उर्दू में हम कहते हैं सहरा, तो ये पर्टिकुलर वो एरियाज़ होते हैं जहाँ पे लेस रेनफॉल यानी 25 सेंटीमीटर से भी कम सालाना बारिश होती है। इसके अलावा ये सबसे ड्राइएस्ट एरिया दुनिया के अंदर कंसिडर किए जाते हैं। पाए कहाँ जाते हैं, याद रखिएगा नॉर्थ और साउथ पे तकरीबन 15 से लेके 35 डिग्री, यानी देखें 15 डिग्री से लेके 35 डिग्री तक ये नॉर्थ और साउथ के एरियाज में पाए जाते हैं, यानी तकरीबन इतने डिग्री पे पाए जाते हैं। सर डिग्री क्यों लिखा है, क्योंकि अर्थ को आप जानते हैं तकरीबन राउंड होता है, तकरीबन राउंड, तो इसलिए वहां पर हम डिग्री से मेंशन करेंगे। तो डेजर्ट जो है वो एरियाज को कंसिडर किया जाता है। देन वी हैव टंड्रा। अब टंड्रा क्या होता है, अभी मैंने ऊपर भी आपको कहा था कि जो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड होते हैं वो साउथ टंड्रा की तरफ भी पाए जाते हैं। अब मैं आपको क्लियर करता हूँ कि टंड्रा है क्या। टंड्रा वो एरियाज होते हैं जहाँ पर ट्रीज नहीं होते, जहाँ पर ट्रीज नहीं होते यानी कि दरख्त नहीं होते। तो ये वो पर्टिकुलर एरियाज होते हैं जहाँ पर दरख्त नहीं होंगे। तो अच्छा सर ये पाए कहाँ जाते हैं, देखें अगर मैं एक अर्थ को ये बीच में से इक्वल हाफ कर दूँ, बीच में से इक्वेटर के पास से इक्वल हाफ कर दिया, तो ये आधा एरिया ऊपर गया, आधा एरिया ये, तो ऊपर को हम कहते हैं नॉर्थर्न हेमिस्फीयर और नीचे वाले पर्टिकुलर एरिया को हम कहते हैं साउथर्न हेमिस्फीयर। तो टंड्रा याद रखिएगा नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में कंप्लीटली और साउथर्न हेमिस्फीयर, इन दोनों जगहों पे पर्टिकुलरली वो पाया जाता है। तो टंड्रा वो एरिया होते हैं जहाँ पे ट्री नहीं होते, यानी कि ये बगैर दरख्त के होते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब यहाँ पर दरख्त नहीं होंगे तो यहाँ पर किसी भी किस्म का मौसम जो है वो यहाँ पे ऑक्सीजन की भी कमी होगी। अच्छा इसका जो टेम्परेचर वेरी करता है, तो इसका जो आपका विंटर का टेम्परेचर यानी कि सर्दी का टेम्परेचर वो तकरीबन -34 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाता है, यानी कि विंटर का टेम्परेचर -34 डिग्री यानी माइनस में देखिए 34 पे जा रहा है, यानी बर्फ जमा देने वाला टेम्परेचर हो गया, उससे भी ज़्यादा स्विच हो गया। और जो समर में टेम्परेचर जाता है ऊपर की जानिब वो तकरीबन 12 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो मौसम गर्म होगा वो सिर्फ 12 डिग्री सेंटीग्रेड तक का गर्म होगा, ठीक है। तो यहाँ तक आपका ये टंड्रा का टॉपिक भी क्लियर हो जाता है, इतना ही टॉपिक है ये। इसके बाद है फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर क्या होता है, ऐसे तमाम वाटर, ऐसे तमाम बॉडीज, समुद्री बॉडीज के जहाँ पर फ्रेश वाटर पाए जाते हैं, ताज़ा पानी पाया जाता है। ये पानी के जो सोर्सेज होते हैं बेसिकली वो रिवर, स्ट्रीम, लेक्स, इन पॉन्ड्स, इन जगहों पे जो पानी पाया जाता है वो फ्रेश वाटर होता है, बिल्कुल ताज़ा पानी होता है जिसको हम इजीली पी भी सकते हैं। ये नॉर्मल ओशन और इन जगहों पे सी वगैरह पे नहीं मिलता, आप तो वहाँ पे वो जो होता है वो नमकीन पानी होता है, सॉल्टिश वाटर होता है। तो लेकिन फ्रेश वाटर वो होता है जो विदाउट सॉल्ट हो, तो बिल्कुल ताज़ा पानी होता है, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास फ्रेश वाटर। तो ये भी एक पर्टिकुलर बायोम है यानी पर्टिकुलर एरिया है, इन सब जगहों पे पर्टिकुलर लाइफ सर्वाइव करती है। अभी मैं आपको वो एक आखिरी में क्लियर करूँगा। देन वी हैव मरीन। मरीन का मतलब होता है बहरी या समुद्री इलाके, यानी समुद्री जो एरिया होते हैं जहाँ पे मछलियाँ वगैरह रहती हैं, यानी कि समुद्र के नीचे का एरिया। आप जानते हैं कि मछलियाँ जो है समुद्र के नीचे ही रहती हैं, वहीं पे सर्वाइव करती हैं। और आपने अगर देखा हो टीवी वगैरह पर तो आपको पता होना चाहिए कि समुद्र के नीचे भी कुछ प्लांट सर्वाइव करते हैं, प्लांट लाइफ सर्वाइव कर रही होती है। तो ऐसे एरियाज को हम क्या कहते हैं, मरीन।
तो वो 3 किस्म की है। पहला है एस्टुअरीज, दूसरा है कोरल रीफ और तीसरा है आपका ओपन ओशन। एस्टुअरीज क्या होता है कि जहाँ पे फ्रेश वाटर और सॉल्ट वाटर आपस में मिक्सड हो जाएं, यानी फ्रेश वाटर की सोर्स क्या है, वही पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर, स्ट्रीम, इन जगहों से फ्रेश वाटर आएगा और ओशन से जो है आपका वो सॉल्ट वाटर। तो ये दोनों वाटर जब आपस में मिक्सड हो जाते हैं तो एक नया बायोम बना देते हैं, तो उस तमाम पर्टिकुलर एरियाज को हम क्या कहते हैं, एस्टुअरीज। और यहाँ पे भी कोई पर्टिकुलर लाइफ यानी पर्टिकुलर जैसे मछलियां वगैरह हैं वो सर्वाइव करती हैं। दूसरा है कोरल रीफ। कोरल रीफ क्या होता है, ये समुद्र के नीचे के एरियाज होते हैं जहाँ पे सोडियम बाइकार्बोनेट पाया जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट का मतलब होता है लाइमस्टोन। लाइमस्टोन क्या होता है, आपका गंधक। जैसे आपने अपने घर में अगर टैंक वगैरह के अंदर डालने के लिए पानी, मट्टी वगैरह साफ करने के लिए आप वो पीले कलर के पत्थर सा आता है वो आप डालते हैं, उसको इंग्लिश में हम सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। और इसके अलावा उसको लाइमस्टोन जो है उसको कहते हैं, उसका फॉर्मूला जो है वो सोडियम बाइकार्बोनेट है। तो कोरल रीफ वो एरियाज होते हैं कि जहाँ पर वो सोडियम बाइकार्बोनेट नीचे पानी के नीचे बॉटम पे पाया जाता है और वहाँ पे उसी तरह के कोरल एनिमल्स जो उनके तौर पे ही लाइफ सर्वाइव कर सकते हैं, तो वो एनिमल्स वहाँ पर पाए जाते हैं कोरल रीफ पे, तो उनको कोरल एनिमल्स भी कहते हैं। ओपन ओशन, ओपन ओशन वो होते हैं कि जहाँ पे तमाम ओशन आपस में आके कनेक्ट हो जाएं, यानी मुख्तलिफ ओशंस हैं और मुख्तलिफ ओशंस आप आपस में आके कनेक्ट हो जाते हैं, तो उस पर्टिकुलर एरिया को हम क्या कहते हैं, वो कहते हैं हमारा ये ओपन ओशन है। अब ओपन ओशन में होता क्या है कि देखिए प्लांट जो है वो ज़मीन के नीचे, पानी के नीचे होते हैं, तह में नीचे होते हैं, यानी बॉटम पे होते हैं। किसी भी प्लांट को सर्वाइव करने के लिए सनलाइट की ज़रूरत होती है, अगर उसको सनलाइट ना मिले तो प्लांट कभी भी सर्वाइव नहीं कर सकता। कुछ लोगों का कहना है कि भाई जो प्लांट है बेसिकली वो सिर्फ पानी से सर्वाइव करता है। नो, सिर्फ पानी से सर्वाइव नहीं करता, उसको सेकंड चीज़ जो है वो सनलाइट की भी ज़रूरत होती है। जो सनलाइट के तौर पे जो अमल कर रहा होता है उसको हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। साइंस में एक टर्म पढ़ा होगा फोटोसिंथेसिस, कि वो अपना सनलाइट का जो है वो अमल कर रहा होता है। तो याद रखिएगा कि यहाँ पर जो है बॉटम पे जो प्लांट्स होते हैं नीचे की तरफ, तो वहाँ पे सनलाइट सही तरह पहुँच नहीं पाती, तो यहाँ पर जो है प्लांट्स इस तरह सर्वाइव नहीं कर पाते। जबकि जो साइड ईजिस पे, कॉर्नर्स पे जो प्लांट्स होते हैं वहाँ पे आराम से ईजिली सनलाइट पहुँच जाती है, तो वहाँ पर जो प्लांट्स होते हैं आपके वो सर्वाइव कर जाते हैं। तो ये ओपन ओशन वो होते हैं आपका। देन द लास्ट वन वी हैव पोलर। पोलर क्या होता है, पोलर का मतलब है इस पर्टिकुलर वो एरिया, वो रीजन जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा सालाना आइस मौजूद रहा है। आइस का मतलब बर्फ, यानी ऐसे पर्टिकुलर एरिया जहाँ पे ज़्यादा सालाना बर्फ होती है एज कंपेयर के नॉर्मल सीजन पाया जाए। जैसे कि और यहाँ पे कौन सी लाइफ सर्वाइव कर सकती है, जैसे पेंगुइन वगैरह होते हैं, और तो ये पेंगुइन वगैरह को अगर आप देखें तो ये पर्टिकुलर उन्हीं एरिया में सर्वाइव करती है जहाँ पर आपका बर्फ वगैरह मौजूद होती है पूरी सालाना तौर पर सबसे ज़्यादा। ठीक है, तो ये हमारा 7वां बायोम था। तो आपके ये 7 जो मुख्तलिफ बायोम्स थे। अब बायोम्स अगेन आई रिपीट के बायोम्स क्या है कि वो मुख्तलिफ एरियाज, पर्टिकुलर एरियाज जहाँ पे मुख्तलिफ क्लाइमेट और मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करते हैं। अच्छा, अब मैंने आपकी किताब के अंदर ना एक चीज़ डिस्कस की गई है हर पर्टिकुलर बायोम के साथ कि फॉरेस्ट के पर कौन सा प्लांट, और यानी ऐसे कह लूँ कि कौन सी लाइफ सर्वाइव करती है। प्लांट भी लाइफ है, एनिमल भी लाइफ है, तो कौन सी लाइफ पर्टिकुलर फॉरेस्ट की तरफ जो है वो सर्वाइव करती है, ग्रास लैंड पे कौन सी लाइफ सर्वाइव करती है, डेजर्ट पे कौन सी करती है, टंड्रा पे, फ्रेश वाटर, मरीन पे और पॉलर पे कौन सी पर्टिकुलर लाइफ सर्वाइव करती है। पर्टिकुलर लाइफ मतलब यानी कि प्लांट भी होता है और एनिमल भी। तो आपकी पूरी किताब के अंदर हर इस टॉपिक के बाद एक हेडिंग दी गई है जो कि प्लांट एंड एनिमल के नाम से दी गई है। ठीक है, तो आपने करना क्या है, उन सब के अंदर सिर्फ और सिर्फ इतना बताया गया है कि फॉरेस्ट है, अब इस ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है तो यहाँ पे किस किस्म, कौन से प्लांट और कौन से एनिमल यहाँ पे रहते हैं उनके नाम मेंशन किए, एग्जाम्पल्स हैं बेसिकली। और इसी तरह ग्रासलैंड में, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड पे कौन सा प्लांट और कौन सा एनिमल सर्वाइव करेगा उनके भी नाम मेंशन किए हुए। इसी तरह हर पर्टिकुलर बायोम और उसके टाइप्स के साथ एग्जाम्पल में प्लांट और एनिमल के नाम दिए गए हैं कि कौन सा एनिमल और कौन सा प्लांट जो है इन पर्टिकुलर एरियाज के ऊपर सर्वाइव करता है। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ना, अगर मछली है, मैं मछली को बोलूँ कि वो जंगल में रह ले जाके, तो वो नहीं रह सकता क्योंकि उसका एनवायरमेंट का इंट्रैक्शन हो ही नहीं सकता उसके साथ। तो मछली को हर हाल जो है वो फ्रेश वाटर चाहिए या मरीन बॉडी चाहिए, तो उसको ये दो जगहों पे जो फिशेज हैं वो सर्वाइव कर लेंगी। अब ऊंट है, कैमल, वो डेजर्ट पे सर्वाइव कर सकता है, इजीली कर सकता है, लेकिन आप जानते हैं कि हम सर्वाइव नहीं कर सकते डेजर्ट के ऊपर। तो क्यों? क्योंकि हमारा इंटरेक्शन उस माहौल से नहीं है। तो याद रखिएगा हर एनिमल का, हर प्लांट का मुख्तलिफ एनवायरनमेंट होता है
कि वहाँ पर वो अपनी पर्टिकुलरली बॉडी को सर्वाइव करते हैं। तो आपने करना क्या है कि आप मेरे लेक्चर्स को 2 से 3 मरतबा देखेंगे और उसके बाद हर पर्टिकुलर हेडिंग को जब आप पढ़ेंगे तो उसकी जो एग्जाम्पल किताब में प्लांट एंड एनिमल्स के मौजूद हैं आप उसको खुद से पढ़ लेंगे तो ईजिली समझ में आ जाएगा। स्टैंडर्ड 8 की बात है, यानी स्टैंडर्ड 8 का मतलब है क्लास 8 की बात है, हर चीज़ पढ़ाई नहीं जाती, यहाँ आपने खुद से सेल्फ स्टडी भी करना होता है क्योंकि नेक्स्ट लेवल आपका बोर्ड का लेवल होता है। तो आपने पर्टिकुलरली खुद से भी उसके एग्जाम्पल्स को पढ़ना है ताकि वो आपको बहुत इफेक्टिव वे में समझ में आ जाएगा। ठीक है, लेक्चर्स को 1 से 2 मरतबा जरूर देखिएगा ताकि आपको क्लियरली चैप्टर समझ में आए, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।